नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, सिंधिया के नाम पर गरमाई एमपी की सियासत की। जानेंगे क्या वाकई तेजस्वी के दबाव में आए नीतीश कुमार और दिल्ली बीजेपी में क्यों बढ़ी तकरार। और आखिर में बात डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर सामने आई बुरी खबर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनावों की तैयारियां तेज, सभी पार्टियां अपने विधायकों के साथ रणनीति को दे रही हैं अंतिम रूप। पार्टियों ने विधायकों के साथ मॉक पोलिंग का भी किया टेस्ट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के रिजल्ट पर लोगों की खास नजर। 19 जून को होना है मतदान, इससे दिन रात तक आ जाएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ी मुसीबतें, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पासिंग आउट परेड को रोकने का दिया आदेश। 2016 में शुरू हुई थी सरकारी सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया। झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम श्रावणी मेला नहीं होगा आयोजित। मौजूदा हालात के मद्देनजर कांवड़ यात्रा पर भी लगाई गई रोक। एचएसबीसी बैंक करेगी 35,000 कर्मचारियों की छटनी। कुछ समय तक बैंक नहीं करेगा नई हायरिंग, बैंक ने कर्मचारियों को दी इसकी जानकारी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 97 अंक और निफ्टी 32 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय पहले से भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। बैठकों का दौर जारी है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। देश को मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से कब निजात मिलेगी, ये सवाल आज हर किसी की जुबान पर है, लेकिन शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। सरकार जवाब तलाशने और इस मुसीबत से पार पाने को लेकर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हुए। इस बैठक में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। कल की तरह ही आज भी ये बैठक लंबी चली, क्योंकि ये सभी बड़े राज्य हैं और इनमें स्वास्थ्य मुसीबत के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। समस्या को रोकने के लिए आगे की रणनीति और तैयारियों पर बातचीत की गई। टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर बात की गई। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम मोदी के सामने अपनी अपनी बात रखी। वहीं इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से बात की थी। पंजाब सरकार की माइक्रो कंटेनमेंट और हाउस टू हाउस सर्विलांस रणनीति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से इस मॉडल को अपनाने के लिए कहा। इस दौरान कांग्रेस शासित पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि कुछ मुख्यमंत्रियों को शामिल कर एक समूह बनाया जाना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था पर स्वास्थ्य मुसीबत के प्रभाव से निपटने के लिए एक समन्वित केंद्र राज्य प्रतिक्रिया रणनीति तैयार करने पर विचार करें। दरअसल कहा जा रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित लोगों के आंकड़े में उछाल आया है, उसे देखते हुए सरकार जल्द कोई अहम फैसला ले सकती है। कहा यह भी जा रहा है, सरकार मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर चर्चा करने के बाद अगले 1 या 2 दिनों में पूर्णबंदी या रियायतों को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। ऐसे में अब इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, पीएम ने 2 दिनों तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, लेकिन इस समय देश दो तरफा चुनौतियों को झेल रहा है। स्वास्थ्य मुसीबत से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो लोगों से रोजगार भी छिन गया है। ऐसे में क्या पीएम की ओर से कोई नया राहत पैकेज आएगा या लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा? आपको क्या लगता है? जी मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देश इस समय 2 तरफा चुनौतियों को झेल रहा है। स्वास्थ्य और आर्थिक मुसीबतें तो पहले से थी ही, अब पड़ोसी देश की हरकतें भी मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि भारत हर तरह से जवाब देने में सक्षम है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके साथ देश के अंदरूनी हालात बेहतर करने के बारे में भी अगर सरकार कमर कस ले तो ये अच्छा होगा। अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने 2 दिनों तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कुछ राज्यों में किए जा रहे कार्यों की तारीफ भी की। अब केंद्र को भी कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए, ले लेने चाहिए, जिससे लोगों की परेशानियां तुरंत कम होने में कुछ मदद मिल सके। सरकार नया राहत पैकेज लाती है या फिर मामलों को रोकने के लिए पूर्णबंदी का एक और नया दौर शुरू होगा, ये तो सरकार ही बता सकती है मीनाक्षी। मगर लोगों को इस वक्त जरूरत तत्काल आर्थिक मदद की है। गरीबों के खाते में सीधे नकद जमा करने के साथ साथ छोटे और मध्यम कारोबारियों को कारोबार नए सिरे से शुरू करने में सरकार की तरफ से मदद मिलेगी तो देश में बेरोजगारी का आंकड़ा घटेगा, क्योंकि कारोबार नहीं चलने के
कारण छटनियों का दौर चल रहा है और इस पर लगाम लगनी जरूरी है। देश के हालात कैसे हैं ये सरकार से बेहतर कौन जान सकता है और इसे सुधारने का जिम्मा भी सरकार पर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में अब स्वास्थ्य मुसीबत से ज्यादा शोर उपचुनाव का सुनाई देने लगा है। शिवराज सिंह चौहान जहां सत्ता में बरकरार रहने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर के जरिए कमलनाथ की सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस चुनाव में किसी मुद्दे का शोर हो या ना हो, लेकिन सूबे में सिंधिया ही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनते दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो शख्स हैं जिन्होंने सूबे की सियासत को बदल दिया। सिंधिया ही हैं जिनकी नाराजगी ने कमलनाथ से सत्ता छीन ली और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई। सिंधिया ही हैं जिनकी वजह से अब सूबे में जल्द उपचुनाव का बिगुल बजेगा। इसीलिए अब इस उपचुनाव में सिंधिया ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। इस उपचुनाव में ना अन्नदाता और ना समस्या, मुद्दा सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। दोनों ही दल के नेता उपचुनाव की बात पर सिंधिया या फिर उनके समर्थकों की बात जरूर करते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 24 में से 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व वाले क्षेत्र की हैं। ऐसे में उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुद्दा है। उपचुनाव में बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान की बात करती है तो कांग्रेस उनकी धोखेबाजी को लेकर सवाल करती है। सम्मान और धोखेबाजी की लड़ाई में जनता के मुद्दे गौण हो गए हैं। शिवराज का कहना है कांग्रेस सिंधिया को अपमानित कर रही थी, कांग्रेस विधायकों की कमलनाथ सुनते ही नहीं थे। सिंधिया के आने के बाद बीजेपी नेताओं के जो बयान अब तक आए हैं, उससे तो यही लगता है कि उपचुनाव में सिंधिया के सम्मान को बीजेपी मुद्दा बनाएगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ सरकार गिरने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया के लिए धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस नेताओं ने बिकाऊ नाम भी दिया है। एमपी कांग्रेस के सभी ट्विटर हैंडल से सिंधिया और उनके समर्थकों पर लगातार शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। दोनों दलों के अंदाज देख तो यही लग रहा है कि उपचुनाव में मुद्दा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होंगे और जमीनी मुद्दे गौण रहेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि जनता क्या फैसला सुनाएगी। मध्य प्रदेश में सिंधिया के नाम पर अब अपमान और सम्मान की सियासत में कौन बाजी मारता है, ये देखना होगा। वहीं देखना यह भी होगा कि बिहार की राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि यहां विपक्ष तो सुशासन बाबू को घेर ही रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहा है, जिसके तहत नीतीश कुमार ने अब जिलों में जाकर कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। लेकिन सीएम के इस फैसले पर अब विपक्षी दल आरजेडी ने जबरदस्त तंज कसा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सूबे का सियासी पारा काफी गरमाने लगा है। सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्ख बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते प्रकोप के बीच हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घर में रहने को लेकर तंज कसा था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बजाय जिलों में जाकर कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। इस पर विपक्षी दल सीएम पर आक्रामक हो गए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार को लोगों के बीच जाने की सलाह दे रहे थे। 90 दिनों तक सीएम घर से नहीं निकले। तेजस्वी यादव की कोशिशों के कारण ही नीतीश कुमार कामगारों और छात्रों को वापस लाने के लिए तैयार हुए थे। अब आरजेडी तल्ख नजर आई तो भला बीजेपी जवाब देने से पीछे कैसे हटती। बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा, तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल एंजाइटी हो गई है। तेजस्वी बीजेपी जेडीयू की गतिविधियों से नर्वस हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों हताश और बदहवास नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना कार्य संचालन कैसे करेंगे, तेजस्वी थोड़ी ही तय करेंगे। तेजस्वी को गवर्नेंस के सिस्टम की समझ बिल्कुल नहीं है। वहीं बीजेपी के जवाब पर कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्रा ने कहा, सीएम नीतीश काफी दिनों तक अपने घर से ही कामकाज चलाते रहे। बढ़िया है, नीतीश कुमार अब बाहर निकले, जनता आपके स्वागत में खड़ी है। देखिए नीतीश कुमार, आपने किस तरह का काम किया है। अब सुशासन बाबू के घर से बाहर निकलने को लेकर शुरू हुई ये सियासत आखिर कब जाकर थमती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे का सियासी पारा और गरमाना तय है। एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी को उनके नेताओं की नाराजगी ही सता रही है। दरअसल दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की जीत की राह मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि अपने ही पार्टी से नाराज होकर बीजेपी से अलविदा कहने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली में खुद को मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी की नजर अब दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले महापौर और उप महापौर के चुनाव पर है। इसीलिए तमाम स्वास्थ्य मुसीबत के बीच तीनों नगर निगमों में महापौर और उप महापौर के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जोन के लिए नामों की भी सूची जारी कर दी गई है। वहीं अध्यक्ष स्थायी समिति, उपाध्यक्ष स्थायी समिति और नेता सदन के नामों की भी घोषणा की गई है। उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी होते ही कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल उत्तरी निगम के पूर्व स्टैंडिंग चेयरमैन और नेता सदन तिलक राज कटारिया ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और प्रदेश संगठन मंत्री को लिखे पत्र में तिलक राज कटारिया ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्षद और पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, तिलक राज कटारिया ने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी दोष मढ़ा है। प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सभी पद से मुक्त हो रहे हैं। वहीं फिलहाल कटारिया के त्यागपत्र के बाद बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि नगर निगम के चुनावों में पार्टी को अपने नेताओं की नाराजगी से मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। आपको बता दें, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर और उप महापौर के लिए 24 जून को मतदान होना है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। जानकारी के मुताबिक महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव निर्विरोध हो सकता है, क्योंकि निगम में बीजेपी का बहुमत है। ऐसे में अब देखना होगा अपने नेताओं की नाराजगी का बीजेपी को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। अब नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। तो वहीं निगाहें तो काफी वक्त से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पर टिकी हैं, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने हैं। लेकिन छात्रों के अभिभावकों ने इसे लेकर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की बची हुई परीक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं के लिए नई तारीख का ऐलान किया, उस वक्त से ही एग्जाम को लेकर मुखालफत का दौर जारी है। दरअसल देश में स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराए जाने का फैसला लिया गया, मगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है जुलाई में मौजूदा स्वास्थ्य समस्या अपने चरम पर होगी, जिसके मद्देनजर अभिभावकों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बोर्ड स्टूडेंट्स को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स देने के बारे में सोचे। 3 जजों की बेंच ने सीबीएसई को अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। सीबीएसई ने भी कहा कि वो स्थिति को देखते हुए अपने दिशा निर्देश बताएगा। इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी। कोर्ट सीबीएसई स्टूडेंट के एक अभिभावक अमित बात्ला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें, सीबीएसई फिलहाल 12वीं के 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ले रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए हंगामे की वजह से रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई की परीक्षाएं देश भर में 15,000 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी है। याचिका में ये भी कहा गया कि सीबीएसई की परीक्षाएं जुलाई में होनी है और एम्स के आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य समस्या उस समय पीक पर होगी। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि जुलाई में होने वाली सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित किया जाए। वहीं आईसीएसई ने बोर्ड परीक्षार्थियों से पूछा है कि वो 2 जुलाई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे या प्री बोर्ड अथवा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन चाहते हैं। उन्हें अपना विकल्प निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर 18 जून तक स्कूल को भेजना है। ऐसे में अब सीबीएसई क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर सामने आई बुरी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत से तो सरकार की चिंता पहले ही बढ़ी हुई है, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी काफी वक्त से के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। इसी बीच अब मुसीबत की घड़ी में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर भी सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात ने जहां लोगों के जहन में डर का माहौल पैदा कर दिया है, तो वहीं अर्थव्यवस्था की सुस्ती केंद्र सरकार को भी डरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहें कि देश में आर्थिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अगर तमाम रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो सुस्ती का आलम ही दिखाई देता है। इसी बीच अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर भी सरकार के लिए बुरी खबर सामने आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 15 जून तक डायरेक्ट टैक्स वसूली 31% घटकर
1,37,825 करोड़ रुपए रह गई है। एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा, मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी की वजह से इस दौरान एडवांस टैक्स कलेक्शन में 76% की भारी गिरावट आई है, जिससे कुल टैक्स कलेक्शन कम रहा है। आयकर विभाग के अधिकारी ने कहा, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 15 जून तक कुल एडवांस कलेक्शन में 76.05% की भारी गिरावट आई है और ये 11,714 करोड़ रुपए पर आ गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 48,917 करोड़ रुपए का रहा था। आपको बता दें, बजट 2020-21 में टैक्स कलेक्शन 12% की वृद्धि के साथ 24,23,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स कलेक्शन 21,63,000 करोड़ रुपए का रहा था। बीते वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कटौती की वजह से कलेक्शन कम रहा। बजट में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 13,19,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये वित्त वर्ष 2019-20 के 10,28,000 करोड़ रुपए की तुलना में 28% ज्यादा है। वहीं इस हालात पर रेटिंग एजेंसी इकरा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, जो गिरावट आई है वो अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों में आने वाली गिरावट के अनुरूप है। उन्होंने कहा, पूरे वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमान से 3,90,000 करोड़ रुपए कम रहने का अनुमान है। ऐसे में अब कब हालात सुधरेंगे और केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी, ये देखना होगा। और इसी के साथ दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।